मेरे शूरवीर विद्यार्थियों, अगर आज आपने ये क्लास बीच में छोड़ी तो आप केवल एक वीडियो नहीं बल्कि अपने सिलेक्शन की सबसे बड़ी चाबी खो देंगे। ये मेरा दावा है कि अगर आपने इस संपूर्ण सिनेमैटिक क्लास को आखिर तक देख लिया तो 1857 की क्रांति का एक भी प्रश्न परीक्षा में कभी गलत नहीं होगा। आजकल परीक्षक इन्हीं किताबों की गहराइयों से सीधे प्रश्न उठा रहे हैं। आज हम इतिहास को रटेंगे नहीं, बल्कि आज इतिहास हमारी नस नस में खून की तरह बहेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो इस क्लास को देख रहे हैं, आज का ये सत्र केवल एक सामान्य कक्षा नहीं है। ये हमारे राजस्थान के उन वीरों के खून, उनके असीम बलिदान और उस धधकती हुई ज्वाला की कहानी है जिसने 1857 में सर्वशक्तिमान अंग्रेजी हुकूमत की नींव को जड़ से हिला दिया था। आज हम RBSE कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं सूर्य परंपरा के अध्याय 1 1857 की क्रांति का एक एक शब्द, एक एक पंक्ति इस तरह अपने दिमाग और दिल में उतारेंगे कि वो खून की तरह हमारी नस नस में दौड़ने लगेगी। जो भी विद्यार्थी आज इस संपूर्ण क्लास को कंप्लीट देखता है, ये मेरा दावा है, ये मान सर का आपसे वादा है कि 1857 की क्रांति का कोई भी प्रश्न आपके जीवन में कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल परीक्षक इन्हीं प्रामाणिक किताबों में से ही लाइन टू लाइन प्रश्न पूछता है। हम इसमें मान सर की धांसू ट्रिक का ऐसा बेमिसाल तड़का लगाएंगे जिससे सब कुछ इसी क्लास में इसी पल याद हो जाएगा। हम इस पूरी किताब को कुछ ही दिन में पूरी कर लेंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़कर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। मानसरोवर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम मानसरोवर जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो पाए। सर, इस विषय का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कई बार इन किताबों को पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये नीरस तथ्य, ये उलझी हुई तिथियां और इतने सारे नाम मुझे कभी याद नहीं रहते। मैं आज इस सिनेमैटिक अनुभव के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कृपया मुझे उस दौर में ले चलिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ। आखिर वो क्या चिंगारी थी जिसने इस ज्वालामुखी को जन्म दिया? तो आंखें बंद करो और सोचो 18वीं सदी के भारत की स्थिति। ये कहानी 1857 से बहुत पहले शुरू होती है। ये बात है उस समय की जब कभी पूरे भारत पर राज करने वाला विशाल मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हमारा प्रामाणिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। जब क्रूर औरंगजेब की मृत्यु हुई तो पूरे भारत में एक भयानक शक्ति रिक्तता उत्पन्न हो गई, जैसे किसी बड़े महल का मुख्य स्तंभ गिर जाए और छत कांपने लगे। और दृष्टि, क्या तुम जानती हो कि इस शक्ति रिक्तता को, इस सूनेपन को एक बारगी किसने भर दिया? सर, जब मुगल कमजोर हुए तो क्या हमारे राजपूत राजाओं ने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया, या फिर शायद मराठों ने? बिल्कुल सही। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने हर दिया। मराठे, जो शिवाजी महाराज के समय से ही एक प्रचंड शक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसके पश्चात उन्होंने उत्तर की ओर कूच किया और मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। अब जरा भौगोलिक दृष्टि से सोचो। दृष्टि, मालवा और गुजरात हमारे राजस्थान के बिल्कुल पड़ोसी राज्य हैं। हमारी सीमाएं उनसे मिलती हैं, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना बेहद सहज और आसान हो गया था। ये वो समय था जब राजस्थान के दरवाजे पर एक नई आंधी दस्तक दे रही थी, और वो आंधी बहुत विनाशकारी साबित होने वाली थी। अब इस तारीख और स्थान को अपने जहन में हमेशा के लिए उकेर लो। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये राजस्थान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। किसी बाहरी शक्ति ने मेवाड़ की धरती से धन वसूला। इस घटना ने मेवाड़ के राज दरबार में खलबली मचा दी। इस घटना से अत्यंत चिंतित होकर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा संग्राम सिंह ने कूटनीतिक कदम उठाए। उन्होंने पहले जयपुर के शासक जयसिंह से और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से इस बढ़ती मराठा समस्या के बारे में गहन विचार विमर्श किया था। सर, मई 1711 में पहली बार? ये तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन क्या हमारे वीर राजपूत शासकों ने उन्हें अपनी तलवारों से रोकने की कोशिश नहीं की? मराठे तो बाहर से आ रहे थे और राजपूताना तो अपनी वीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यही तो हमारे इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। दृष्टि, बाहरी दुश्मनों को रोकने के बजाय अपनों ने ही उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा दिया।
1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में अचानक बहुत तेजी आई और फिर आया हमारे इतिहास का वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अप्रैल 1734 ईस्वी। बूंदी का एक पदच्युत यानी गद्दी से हटाया हुआ शासक था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। मतलब एक राजपूताना शासक ने ही अपने भाई से बदला लेने के लिए मराठों को आमंत्रित किया। हाँ दृष्टि, बिल्कुल यही सबसे बड़ा दर्द है। दस्तावेज चीख चीख कर कहता है कि राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे घर में दो भाइयों का झगड़ा हो जाए और एक भाई बाहर से किसी बाहुबली गुंडे को पैसे देकर घर में बुला ले। क्या वो गुंडा अपना काम करके शांति से चला जाएगा? कभी नहीं, वो पूरे घर पर कब्जा करेगा। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर पूर्ण अधिकार करने के बाद तो मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक बिल्कुल आसान और खुला मार्ग मिल गया था। सर, तो क्या मराठों ने सिर्फ बूंदी तक ही खुद को सीमित रखा या उन्होंने पूरे राजस्थान में लूटपाट का तांडव शुरू कर दिया? शुरुआत में राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन लालच रूपी दानव की कोई सीमा नहीं होती। शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी बेरहमी से लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में जैसे कि उत्तराधिकार के झगड़ों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी आंतरिक हस्तक्षेप के बहाने हुआ था। वे कहते थे कि हम फैसला करवाएंगे और बदले में दोनों पक्षों को लूटते थे। सर, जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का भयानक आक्रमण हुआ था, तो क्या पूरे भारत के लिए वो एक बड़ा खतरा नहीं था? क्या तब इस विपत्ति के समय मराठों और राजपूतों ने मिलकर उसका सामना नहीं किया? बहुत ही शानदार और तार्किक सवाल पूछा है तुमने दृष्टि। तुम्हारी सोचने की क्षमता कमाल की है। नादिर शाह के उस भयंकर आक्रमण के समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन हमारे शासकों की नियति देखो। मुगल दरबार में व्याप्त दलबंदी और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न उस शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा पूरी तरह राजस्थान में हावी होने लगे। मराठा छत्रपति शाहू ने अपने पेशवा बाजीराव को स्पष्ट और कड़ा आदेश दिया कि राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। ये मराठों के कर टैक्स थे। क्या हमारे राजाओं ने ये कर आसानी से दे दिया? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह, जो उस समय मालवा का सूबेदार बना था, उसे मराठों ने बुरी तरह घेर लिया। महान जयसिंह को भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अपने 28 परगने मराठों को देने पड़े। सर, ये तो राजपुताना के स्वाभिमान के लिए बहुत ही अपमानजनक रहा होगा। 28 परगने खोना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण था कि 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की इस कमजोर और दयनीय स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का पूरी तरह प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते इस मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की सोई हुई आंखें खोल दी। शुरुआत में मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, उन्हें रिश्वत दी गई, पर जब भारी धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो राजाओं को समझ आ गया कि पैसे से ये भूख शांत नहीं होगी। अतः पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से तलवारों के बल पर मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। दृष्टि, जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब राजपुताना के सभी प्रमुख शासक अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक जगह एकत्रित हुए। इसे राजस्थान के इतिहास में हुरडा सम्मेलन कहा जाता है। जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक अत्यंत ऐतिहासिक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। सर, मुझे ये तारीख याद करने में हमेशा बहुत परेशानी होती है। 17 जुलाई 1734 को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे फिक्स किया जाए? अरे दृष्टि, जब मानसर तुम्हारे सामने खड़े हैं तो रटने की जरूरत ही क्या है। अब आएगी हमारी इस पहली और सबसे जबरदस्त मानसर की ट्रिक। ध्यान से सुनो। एक साथ 7 मुक्कों से मराठों को 3-4 बार कूटेंगे और हुरडा यानी हुड़दंक मचाएंगे। एक साथ यानी 17 यानी तारीख, 7 मुक्के यानी 7 यानी जुलाई 7वां महीना, 3-4 बार यानी 34 यानी 1734 ईस्वी।
तो बन गया ना 17/7/1734 यानी 17 जुलाई 1734 ईस्वी। और हुड़दंग से बन गया हुड़दा सम्मेलन। मजा आया? हा हा, वाह सर, ये मान सर की ट्रिक तो सच में लाजवाब है। एक साथ 7 मुक्कों से 3-4 बार कूटेंगे, ये तो मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। अब कोई नींद में भी पूछेगा तो मैं बता दूंगी। यही तो हमारे सिनेमैटिक स्टाइल का जादू है। अब आगे की कहानी सुनो। इस संधि पत्र के अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय एक दूसरे को पूरा सहयोग देने का वादा किया। तय ये हुआ कि वर्षा ऋतु के बाद, चूंकि बारिश में युद्ध करना मुश्किल होता था, मराठों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही हेतु सभी की सेनाएं रामपुरा में एकत्र होंगी। और सबसे बड़ी शपथ ये ली गई कि किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देंगे। सर, ये योजना तो बहुत ही शानदार थी, एकदम मास्टर प्लान। तो क्या राजपूताना ने मिलकर मराठों को मार भगाया? काश ऐसा होता दृष्टि, काश हमारा इतिहास कुछ और होता। परंतु इस ऐतिहासिक और भव्य सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले। क्यों? क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष कूट कूट कर भरा था। कोई किसी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का घोर अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभवतः इस महान सम्मेलन की असफलता के लिए पूरी तरह उत्तरदायी थे। मतलब इतनी बड़ी योजना, राजपूताना का अस्तित्व बचाने की योजना, केवल आपसी जलन और अहंकार के कारण बर्बाद हो गई। हाँ, और यहीं पर मैं तुम्हें और हमारे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है। चलो एक राजस्थान विगत परीक्षा प्रश्न PYQ डिस्कस करते हैं। हुरडा सम्मेलन का महाविश्लेषण। देखो प्रश्न, 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, ये प्रश्न RPSC और RSSB की परीक्षाओं में कई बार धूम मचा चुका है। वर्ष जान मान सर की ट्रिक से याद है ना, 3-4 बार कूटेंगे यानी 1734 ईस्वी। अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। उद्देश्य, इसका एकमात्र उद्देश्य था मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना और उनके विरुद्ध एक राजपूत संघ बनाना। अगर आप ऐसे ही प्रत्येक प्रश्न का 360 डिग्री एनालिसिस चाहते हैं तो दोस्तों टेस्टक्यू ऐप पर जाइए और हमारी टेस्ट पास टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कीजिए। वहां हम हर प्रश्न का ऐसा ही चीरहरण करते हैं। सर, ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। तो हुरडा के इस दुर्भाग्यपूर्ण फेलियर के बाद क्या हुआ? हुरडा की विफलता के बाद राजपूताना का मनोबल टूट गया। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः एक असफल प्रयास किया। फिर अक्टूबर 1735 ईस्वी में मराठा पेशवा स्वयं उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके बीच उपहार तथा चौथ कर का समझौता हुआ। फिर वो पेशवा जयपुर आया। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वो भी पूरी तरह असफल रहा। पेशवा की इस राजस्थान यात्रा का सबसे भयानक और शर्मनाक परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ अब वीर राजपूत भी मराठों के करदाता यानी टैक्स पेयर्स बन गए। जो राजपूत कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाते थे, वे अब अपने ही राज्य में शांति से जीने के लिए मराठों को टैक्स दे रहे थे। वक्त का निर्दयी पहिया घूमता रहा। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराहा सराय की अत्यंत अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए नकद प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। हालांकि हमारे राजपूतों का शौर्य अभी पूरी तरह मरा नहीं था। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर टुंगा नामक स्थान पर एक महासंग्राम में मराठों को बुरी तरह परास्त भी किया। लेकिन 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। सर, मराठा शक्ति जो इतनी अजेय लग रही थी, वो अचानक कमजोर क्यों होने लगी? और इस शून्यता का फायदा इस बार किसने उठाया? इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और तोपों के बल पर अपने मजबूत पैर जमा लिए थे और वे एक गिद्ध की भांति राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर राजस्थान के राज्यों की स्थिति दयनीय थी। उत्तराधिकार के संघर्ष यानी गद्दी पर कौन बैठेगा और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। उदाहरण के लिए 1791 में मराठा सेनापति अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ खूनी संघर्ष शुरू हो गया।
यानी राजस्थान के राजा मराठों और अंग्रेजों से लड़ने के बजाय आपस में ही खून की नदियां बहा रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने दृष्टि। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूहों के साथ खूनी संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर हम मारवाड़ की बात करें तो 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों प्रतिद्वंद्वी पक्षों ने भाड़ैत यानी किराए के सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य भयंकर आर्थिक संकट में घिर गया, खजाना पूरी तरह खाली हो गया। तो इस भयंकर आर्थिक संकट, गृह युद्ध और मराठों की लूट से बचने के लिए राजपूतों ने आखिरकार क्या रास्ता निकाला? यहीं से राजस्थान के इतिहास का सबसे काला अध्याय यानी अंग्रेजों की एंट्री होती है दृष्टि। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मैत्री करने के प्रयास शुरू कर दिए। वे भूल गए कि अंग्रेज मराठों से भी बड़े लुटेरे थे। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, पर उस समय वे सफल नहीं हुए। पर सर, अंग्रेजों ने तब संधि क्यों नहीं की? राजपूताना जैसा बड़ा क्षेत्र उन्हें मिल रहा था, उन्हें तो फायदा ही था। क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे। वे तब तक मराठों से सीधे उलझना नहीं चाहते थे जब तक कि वे खुद पूरी तरह मजबूत न हो जाएं। लेकिन 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए, क्योंकि नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रणक्षेत्र में मराठा सरदार सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया था। इस विजय ने अंग्रेजों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है आप इस सिनेमैटिक कहानी में पूरी तरह खो चुके हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी मत भूलिए। अगर क्लास में मजा आ रहा है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिल तक पहुंच रहे हैं, तो तुरंत मानसरोवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और हाँ, इस पूरी क्लास की शानदार HD PDF आपको हमारे मानसरोवर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। सर, ये लासवाड़ी का युद्ध तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। इसके बाद क्या संधियां हुई? हाँ दृष्टि, मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खराज यानी ट्रिब्यूट या टैक्स नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। इन लुभावनी शर्तों पर भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने खुशी खुशी हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन 1803 की ये मीठी संधियां ज्यादा समय तक कारगर नहीं रहीं। कहानी में असली और सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मिटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। मिटकॉफ एक बहुत चतुर, धूर्त और कुटिल कूटनीतिज्ञ था। उसने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को एक खतरनाक सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ यानी कॉन्फेडरेशन बना लिया जाए। सर, अंग्रेजों का इसमें क्या स्वार्थ था? वे इतना उपकार क्यों कर रहे थे कि राजपूतों का संघ बना दे? उपकार? अंग्रेज और उपकार? दृष्टि, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का कठोरता से दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता यानी पैरामाउंटसी स्थापित करना चाहता था। किंतु ये महान स्वप्न तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का निर्मम दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अंग्रेज राजपूतों को ढाल बनाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने अपना ये खतरनाक मंसूबा कैसे पूरा किया? उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। 5 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों ने होलकर से एक नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब अंग्रेजों के हाथ पूरी तरह खुल गए थे।
इधर चार्ल्स मेटकॉफ का संरक्षण का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने आंख मूंद कर कंपनी से संधि कर ली। सर, क्या सभी रियासतों ने एक साथ संधि कर ली थी? सबसे अंत में ये गुलामी का पट्टा किसने पहना? यहां से परीक्षा में सीधा प्रश्न टपकता है। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित ये ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट यानी भरतपुर और धौलपुर और 1 मुस्लिम शासक यानी टोंक द्वारा शासित थीं। अब एक PYQ देखो, सहायक संधियों से रिलेटेड। देखो, राजस्थान में 1817-1818 की सहायक संधियों के तहत सबसे पहले और सबसे अंत में संधि करने वाली रियासतें कौन सी थीं? दृष्टि, ये प्रश्न RPSC का फेवरेट है। याद रखना, चार्ल्स मेटकॉफ के नेतृत्व में सबसे पहली संधि करौली राज्य ने 9 नवंबर 1817 को की थी। तब वहां शासक हरबख्शपाल सिंह थे। और सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही रियासत ने संधि की थी। ये क्रम परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल है। विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर प्रश्न का पोस्टमार्टम आप खुद करें, तो आज ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें और हमारी धांसू टेस्ट पास टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। वाह सर। दृष्टि, इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थीं और कुछ विशिष्ट। इन शर्तों ने हमारे राजस्थान की आज़ादी को कैसे खामोशी से छीना, उसे महसूस करो। संधि द्वारा रियासती शासकों ने ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का खोखला आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा सफेद झूठ साबित हुआ। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति पूरी तरह अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। ये भारी राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को ही आधार बनाया गया था। सोचो दृष्टि, ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर बदले में उन्हें अपनी सदियों पुरानी प्राणों से प्यारी स्वतंत्रता हमेशा के लिए खोनी पड़ी। सर, इसका मतलब अंग्रेजों ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ कागजों पर दस्तखत करवाकर पूरे राजस्थान को अपना गुलाम बना लिया। इन संधियों का हमारे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव अत्यंत विनाशकारी और हृदय विदारक था। कंपनी सरकार को नियमित रूप से भारी खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट गई। वे दिवालिया हो गए। जो पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर आए थे, वे निरंतर प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई भारी कमी के कारण राजा अपने शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। वे भोग विलास में डूब गए। ऐसी दुखद परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में वास्तविक तानाशाह डिक्टेटर बन गए। राजा सिर्फ कठपुतली रह गए। क्या अंग्रेजों ने केवल राजनीतिक हस्तक्षेप किया या हमारी संपदा का आर्थिक शोषण भी किया? अंग्रेज तो भारत आए ही व्यापार और धन लूटने के लिए थे। उनका लालच कभी खत्म नहीं हुआ। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् यानी जबरदस्ती थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के प्रमुख आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का भी प्रयास किया। उन्होंने हमारे नमक उत्पादन के सबसे प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के बहुमूल्य अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर पूर्ण अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गईं, जिनका भारी भरकम खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। सर,
राजस्थान तो अपने वीर सामंतों और जागीरदारों की आन बान शान के लिए जाना जाता था। जब राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और कठपुतली बन गए, तो क्या सामंतों ने इसका पुरजोर विरोध नहीं किया? यही तो अंग्रेजों की कूटनीति का सबसे घिनौना हिस्सा था दृष्टि। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने ही शक्तिशाली सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही 1818 ईस्वी की संधि की थी। शासक खुद चाहते थे कि सामंत उनके अधीन दब कर रहें। संधि संपन्न होने के बाद इन राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की भरपूर सैनिक सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का निर्दयी प्रयास किया। अंग्रेजों ने इन वीर सामंतों को कमजोर करने के लिए क्या-क्या षड्यंत्र रचे? अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ टूट गई। पहला, सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। दूसरा, जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीर क्षेत्रों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी यानी ट्रांजिट टैक्स और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। अंग्रेजों ने उनके इन महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का जो मजबूत नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी चढ़ी थी, 19वीं सदी के अंत तक उसमें भारी कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे और दृष्टि जब एक वीर का सम्मान छिनता है तो उसके सीने में विद्रोह की आग सुलगने लगती है। सर, सामंतों के अलावा आम जनता भी तो अंग्रेजों के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ उठी होगी। कोई तो ऐसा शूरवीर रहा होगा जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात की होगी। बिल्कुल, राजस्थान की मिट्टी में हमेशा से बगावत और स्वाभिमान का बीज रहा है। जब जब अत्याचार बढ़ा, तब तब इस मिट्टी ने वीर पैदा किए। जब अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को मनमाने ढंग से गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया, तो इससे वहां की आम जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घोर घृणा और विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भट्टियाणी को अधिकारच्युत करने का दुस्साहस किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी। ये जन असंतोष का पहला बड़ा और खूनी विस्फोट था। बाप रे, कैप्टन ब्लेक की हत्या! आम जनता ने एक अंग्रेज अफसर को मार डाला। और बाकी रियासतों में क्या स्थिति थी? आग हर जगह भड़क रही थी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का खुला समर्थन किया, जिससे स्वाभिमानी कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने जानबूझकर हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क यानी नाबालिग राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना सीधा और पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का सुनहरा अवसर मिल जाता था। और सबसे बड़ी बात, जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके निरंतर प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। पूरे राजस्थान में बारूद बिछ चुका था। दृष्टि, एक बात हमेशा याद रखना, राजनीतिक और आर्थिक शोषण तो फिर भी जनता कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब बात किसी के धर्म, उसकी आस्था और संस्कृति पर आती है, तो भारत का बच्चा बच्चा मरने मारने को तैयार हो जाता है। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के नाम पर प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा सम्मिलित थीं। सर, ये कुरीतियां हटाना तो मानवता के दृष्टिकोण से एक तरह से सही भी था ना? फिर लोग क्रोधित क्यों हुए? तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है दृष्टि। सामाजिक दृष्टिकोण से ये सही था, लेकिन जब एक विदेशी विधर्मी सत्ता बलपूर्वक आपके धर्म और सदियों पुरानी परंपराओं में हस्तक्षेप करती है, तो आम जनता को वो सुधार नहीं बल्कि अपने धर्म पर एक सीधा हमला लगता है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह विघटित करना चाहते हैं। इसके अलावा ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये प्रबल विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो क्या हमारे साहित्यकारों, चारणों और भाटों ने इस उबलते हुए गुस्से को अपनी कलम से आवाज नहीं दी? कलम की ताकत हमेशा तलवार से भारी रही है। दृष्टि ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने अद्भुत और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा खुलेआम ऐसे शासकों की घोर निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के अंधभक्त थे, तथा उन शासकों एवं सामंतों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के प्रखर विरोधी थे। अब एक शानदार PYQ देखो। क्रांतिकारी कवि। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले प्रमुख कवि कौन थे? अब सुनो मानसर का 360 डिग्री एनालिसिस। दोस्तों, हमारा दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघवदास, सांदुगांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। बांकीदास जी ने तो जोधपुर राजदरबार में बैठकर खुलेआम लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। परीक्षा में ये नाम बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें अपने दिल में बसा लो। दृष्टि, अब हम इस पूरे अध्याय की उस नस को पकड़ेंगे जहां से एग्जामिनर सबसे ज्यादा सवाल बनाता है। ये वो 2 टेबल हैं जो तुम्हारी किताब में दी गई हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। अक्सर विद्यार्थी इन्हें रटते हटते पागल हो जाते हैं, किताबें फेंक देते हैं, लेकिन आज मानसर की ट्रिक से ये तुम्हारे खून में दौड़ेगी और तुम इसे चाहकर भी नहीं भूल पाओगी। सर, मुझे इन्हीं टेबल से सबसे ज्यादा डर लगता था। एग्जाम्स में हमेशा मैं इनमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्लीज वो जादुई ट्रिक बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले हम याद करेंगे रियासतों के शासकों को। इसे एक सिनेमैटिक कहानी की तरह सुनो। राजस्थान में क्रांति के समय रियासत और रियासती शासक। कोटा रियासत राम सिंह, जयपुर रियासत राम सिंह द्वितीय, बूंदी रियासत राम सिंह, जोधपुर रियासत तख्त सिंह, भरतपुर रियासत जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत स्वरूप सिंह, सिरोही रियासत शिव सिंह, धौलपुर रियासत भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत सरदार सिंह, करौली रियासत मदनपाल, टोंक रियासत वजीरुद्दौला, अलवर रियासत विनय सिंह, जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत उदय सिंह। सर, ये भुजिया वाली ट्रिक, पहाड़ों के पीछे से उदय और उदयपुर का स्वरूप, ये तो मुझे अभी के अभी दिमाग में छप गए। लेकिन सर, वो पॉलिटिकल एजेंट PA, उनके नाम तो अजीबोगरीब अंग्रेजों वाले हैं, उन्हें कैसे याद रखें? अंग्रेजों को तो हम और भी मजेदार तरीके से याद करेंगे। जरा इस दूसरी टेबल पर नजर डालो। राजस्थान में क्रांति के समय रियासत और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। कोटा रियासत मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत मैकमेसन, भरतपुर रियासत मॉरिसन, जयपुर रियासत ईडन, उदयपुर रियासत शावर्स, सिरोही रियासत GD हॉल। अब देखो मानसर की धांसू ट्रिक्स पॉलिटिकल एजेंट के लिए। कोटा मतलब कोट यानी बटन, बर्टन, कोटा का मेजर बर्टन। जोधपुर को सन सिटी कहते हैं। अंग्रेज वहां गए और बोले मेक माई सन, मैकमेसन। उदयपुर में इतनी झीलें और पानी है कि अंग्रेज वहां शावर के नीचे नहाते थे, शावर्स। जयपुर में ईडन गार्डन है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल किसी ईडन गार्डन की तरह, जयपुर का ईडन। भरतपुर पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है, वहां बहुत सारे मोर नाचते हैं, मॉरिसन। सिरोही में माउंट आबू में ठंड बहुत होती है, इसलिए अंग्रेज वहां कमरे में हॉल के अंदर छुपे रहते थे, JD हॉल। ओह माय गॉड सर, कोटा का कोट बटन, उदयपुर का शावर, जयपुर का ईडन गार्डन, ये तो कोई भूल कर भी नहीं भूल सकता। आपने सच में जादू कर दिया है, ये तो मेरे खून में बहने लगा है। अब एक लाजवाब राजस्थान PYQ देखो, पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कोटा और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट क्रमशः कौन थे? अब सुनो मानसर का 360 डिग्री एनालिसिस। दृष्टि, अब तुम खुद बिना ऑप्शन देखे बता सकती हो। कोटा मतलब कोट में बटन यानी मेजर बर्टन, और जयपुर मतलब ईडन गार्डन यानी ईडन। प्रश्न चुटकियों में हल। सोचो अगर एक ट्रिक से इतना फायदा है तो टेस्ट Q ऐप पर उपलब्ध हमारे पूरे कोर्स में ऐसे कितने जादू होंगे। दृष्टि, अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां बारूद का एक विशाल ढेर लग चुका था और बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूली जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दे दिया था। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से भयंकर रूप से असंतुष्ट थे। भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। केवल एक बहाने की तलाश थी, चर्बी वाले कारतूसों के रूप में। तो क्या अंग्रेजों ने इस भयानक स्थिति को संभालने के लिए, इस असंतोष को दबाने के लिए अपनी सेना कहाँ-कहाँ रखी थी? अंग्रेजों ने अपनी ताकत के बल पर पूरे राजपुताना को 6 अलग-अलग जगहों से घेर रखा था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कुल 6 छावनियां यानी कैंटोनमेंट्स थीं। इन 6 छावनियों के नाम ध्यान से सुनो, ये बार बार पूछे जाते हैं। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा। क्या इन छावनियों में बहुत सारे ताकतवर अंग्रेज सैनिक थे? क्या इसलिए हमारे लोग डरे हुए थे? यही तो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है दृष्टि। इन सब 6 छावनियों में कुल मिलाकर लगभग 5000 सैनिक थे, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। सिर्फ 30 अंग्रेज अफसर थे। जी हां, सिर्फ 30। सोचो दृष्टि, 5000 भारतीय सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए केवल 30 अंग्रेज अफसर। ये अंग्रेजों के अति आत्मविश्वास और घमंड की पराकाष्ठा थी। मतलब अगर हमारे 5000 भारतीय सैनिक एक साथ उठ खड़े होते, अपनी ताकत पहचान लेते, तो अंग्रेजों का नामो निशान उसी दिन मिट जाता। बिल्कुल, और यही हुआ भी। जैसे ही मेरठ यानी 10 मई 1857 में मंगल पांडे और अन्य वीरों द्वारा क्रांति होने की सूचना राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को प्राप्त हुई, उसके हाथ पैर फूल गए, उसकी रूह कांप गई। उसने तुरंत घबराहट में देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में ना घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। यहां से शुरू होता है राजस्थान में 1857 का वो महासंग्राम, जिसमें हमारे वीरों ने अपने सीने पर हंसते हंसते गोलियां खाईं, उन्हें तोपों के आगे बांधकर बेरहमी से उड़ा दिया गया, लेकिन उनके होठों से इंकलाब और जय राजपुताना का नारा कभी कम नहीं हुआ। इस अध्याय ने उस नींव को रख दिया है जिस पर आगे चलकर विद्रोह की इमारत खड़ी होगी। सर, सच कहूं तो आज लग रहा है कि मैंने इतिहास को केवल पढ़ा नहीं है, मैंने इतिहास को जिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं 1857 के उस दौर में खड़ी हूँ। हमारे पूर्वजों ने कितनी पीड़ा सही, अपनी आज़ादी खोने का कितना दर्द सहा, और फिर भी वे अंत तक लड़ते रहे। मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये अध्याय सिर्फ किसी एग्जाम को पास करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हम किस महान मिट्टी से बने हैं, हमारा स्वाभिमान क्या है। यही तो मैं चाहता था दृष्टि। इतिहास केवल किताबों के पन्नों की सूखी स्याही नहीं है। ये हमारे पुरखों के गर्म खून से लिखा गया वो जीवंत दस्तावेज है जो हमारी रगों में आग बनकर दौड़ना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आज मुझे स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं, जब तुम परीक्षा भवन में बैठो तो ये नाम, ये तिथियां, ये 6 छावनियां तुम्हें बोझ न लगें, बल्कि ऐसा लगे जैसे तुम अपने ही परिवार की गौरवशाली कहानी सुना रहे हो। अगर आज की इस सिनेमैटिक क्लास ने आपके दिल के किसी भी कोने को छुआ है, अगर आपकी आंखों में भी आज हमारे वीरों के बलिदान के लिए एक भी आंसू आया है, तो मैं मानसर आपसे वादा करता हूं कि आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। आज की ये क्लास राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम के लिए एक अमोघ रामबाण है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपके हित में कुछ बातें जरूर जान लें। अगर आप चाहते हैं कि भारत और विश्व भूगोल आप सिनेमैटिक अंदाज में मूवी की तरह समझना, आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की शानदार मूवी की तरह याद हो जाए, तो आज ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें व हमारा सिनेमैटिक कोर्स जरूर ज्वाइन करें। मैं पूरे दावे और अभिमान के साथ में कहता हूं कि हमारी सिनेमैटिक कोर्स लाखों विद्यार्थियों की जिंदगी बदल रहे हैं। किताबों के नीरस बने अब बोरिंग नहीं, वो अब एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुके हैं। साथ ही अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए हमारी शानदार टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की टेस्ट पास भी टेस्ट क्यू ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें राजस्थान की सभी विषयों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। यानी आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार खरीदें और सभी टेस्ट सीरीज का एक्सेस अनलॉक करें। इसमें संपूर्ण राजस्थान जीके को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है और 360 डिग्री में प्रत्येक प्रश्न का ऐसा धांसू एनालिसिस किया गया है कि एग्जामिनर की सोच जहां खत्म होती है, वहां से हमारा एनालिसिस शुरू होता है।
चलो अब हमारे टॉपिक पर वापस चलते हैं। जी सर, बिल्कुल। दृष्टि, 1857 की क्रांति कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था। ये दशकों से सुलग रही एक आग थी। उस समय राजस्थान पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना की टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर बिठा रखी थीं। इन जगहों को सैनिक छावनी कहा जाता था। सर, तो क्या पूरे राजस्थान में अंग्रेजों की सेना फैली हुई थी? कुल कितनी छावनियां थीं? अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्थान में कुल 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां बना रखी थीं। और यहीं से आती है हमारी आज की पहली मान सर की ट्रिक। ध्यान से सुनो। ए नानी ब्याह देख। वाह सर, ए नानी ब्याह देख, ये तो बहुत ही फनी और कैची है। इसका क्या मतलब है? यही तो जादू है दृष्टि। मुश्किल चीजों को रियल लाइफ की फनी बातों से जोड़ दो। देखो, इसका मतलब ए से एरनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, ख से खैरवाड़ा। चलो इसे एक शानदार टेबल में समझते हैं, क्योंकि टेबल से दिमाग में डेटा जल्दी प्रोसेस होता है। छावनी का नाम ट्रिक के अनुसार, वर्तमान स्थान या जिला और विशेष तथ्य। फर्स्ट एरनपुरा, पाली यानी मारवाड़ रियासत जोधपुर लीजन का केंद्र। सेकंड नासिराबाद, अजमेर, सबसे शक्तिशाली छावनी। थर्ड नीमच, मध्य प्रदेश, ये तत्कालीन मेवाड़ के अधीन थी। नेक्स्ट ब्या यानी ब्यावर, अजमेर, इसने क्रांति में भाग ही नहीं लिया। देवली, टोंक और लास्ट ख यानी खैरवाड़ा, उदयपुर, इसने भी क्रांति में भाग नहीं लिया। मजे की बात यह है दृष्टि, इन 6 छावनियों में से ब्यावर और खैरवाड़ा ने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग ही नहीं लिया। अरे वाह सर, ये ट्रिक तो दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। ए नानी ब्याह देख। सर, क्या एग्जाम्स में इससे प्रश्न आते हैं? बिल्कुल दृष्टि। राजस्थान की आरपीएससी और एसएसएमएसएसबी परीक्षाओं में एक प्रीवियस या प्रश्न बार बार पूछा गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थीं और किन छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका उत्तर अब हर विद्यार्थी की जुबान पर होगा। 6 छावनियां थीं और ब्यावर तथा खैरवाड़ा ने भाग नहीं लिया। है ना एकदम आसान? यस सर, एकदम पानी की तरह साफ। अब बताइए कि ये ज्वालामुखी सबसे पहले फटा कहाँ? अब चलते हैं नसीराबाद, यानी नसीराबाद में क्रांति, आग का पहला शोला, 28 मई 1857। दृष्टि, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे। सर, तो 6 छावनियां थी, लेकिन सबसे पहले नसीराबाद में ही विद्रोह क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ था वहां? बहुत शानदार सवाल दृष्टि। इसके पीछे अंग्रेजों की एक गहरी मनोवैज्ञानिक साजिश और उनका अविश्वास था। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम मेरी बहुत पुरानी और भरोसेमंद स्टूडेंट हो। तुम मेरे बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की रक्षा कर रही हो, लेकिन अचानक मुझे शक हो जाए और मैं तुम्हें बिना कारण वहां से हटाकर किसी अनजान जगह भेज दूं। तुम्हें कैसा लगेगा? सर, मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये तो मेरे आत्मसम्मान और मेरी वफादारी पर सीधा प्रहार होगा। मुझे लगेगा कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। बिल्कुल सही पकड़ा दृष्टि। यही हुआ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ। ये टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार, जहां अंग्रेजों के हथियार और गोला बारूद रखे थे, उनकी रक्षा कर रही थी। लेकिन जब मेरठ में विद्रोह की खबर आई तो अंग्रेजों के मन में अकारण संदेह पैदा हो गया। अविश्वास के कारण उन्होंने इस टुकड़ी को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है। अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। ये तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। पर क्या सिर्फ इतनी सी बात से विद्रोह हो गया? नहीं दृष्टि, आग में घी डालने का काम किया कुछ अन्य घटनाओं ने। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई हैं। इसके अलावा इन्हीं दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। चर्बी वाले कारतूस? तो क्या सैनिकों के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी सेना में भयंकर उत्तेजना फैली और फिर अंग्रेजों ने एक ऐसी बेवकूफ़ी की जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था, लेकिन दृष्टि, झूठ कहाँ छुपता है। बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में ज्वालामुखी की तरह उत्तेजना फैल गई। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ सर? सैनिकों ने क्या किया?
इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। गुस्साए सैनिकों ने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी जान बचाने के लिए नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। बाप रे, मतलब सैनिकों ने पूरा नसीराबाद हिला डाला। और अंग्रेजों की संपत्तियों का क्या हुआ? क्रांतिकारियों ने चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गईं। लेकिन दृष्टि, यहां भारतीय संस्कारों की एक बहुत बड़ी बात नोट करना। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। उन्होंने किसी निर्दोष को नहीं मारा। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी का सबसे फेवरेट पीवाईक्यू बनता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहां और कब हुई? नसीराबाद में 28 मई 1857 को। बिल्कुल सही। और एक और प्रश्न जो पटवारी एग्जाम में पूछा गया, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो उत्तर होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। साथियों, अगर इस सिनेमैटिक अंदाज में आपको मजा आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक से हमें ऐसी ही ब्लॉकबस्टर क्लासेस बनाने की ऊर्जा मिलती है। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा मानसरोवर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं नीमच यानी नीमच में क्रांति। छावनी से दिल्ली तक का सफर 3 जून 1857। दृष्टि, नसीराबाद की आग की लपटें जल्द ही मालवा के बॉर्डर पर स्थित नीमच पहुंच गईं। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। यहां मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबट के सामने वफादारी की कसम खाने से साफ मना कर दिया था। सर, 28 मई को नसीराबाद और 3 जून को नीमच, मतलब मात्र 6 दिन में क्रांति फैल गई। नीमच के क्रांतिकारियों का सफर कैसा रहा? क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। सोचो दृष्टि, उस समय किसी रियासत के राजा का क्रांतिकारियों की मदद करना कितना बड़ा कदम था। वाकई सर, शाहपुरा के शासक ने बहुत हिम्मत दिखाई। फिर वे आगे कहाँ गए? इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई। लेकिन सर, अंग्रेज चुप तो नहीं बैठे होंगे। उन्होंने नीमच को वापस पाने के लिए कुछ तो किया होगा। बिल्कुल, अंग्रेज कब चुप बैठने वाले थे। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान शॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है एरिनपुरा और आउवा की क्रांति, मारवाड़ का महासंग्राम। दोस्तों, अब हम जिस धरती और जिस अध्याय की बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के इतिहास का सबसे स्वर्णिम, सबसे वीर रस से भरा और सबसे दर्दनाक अध्याय है। ये वो कहानी है जिसे सुनकर हर राजस्थानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। मारवाड़? सर, वहां क्या हुआ था? मुझे पूरी कहानी जाननी है। सुनो ध्यान से। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। इन सैनिकों ने एक नारा दिया था जो पूरे राजपूताना में गूंज उठा, चलो दिल्ली, मारो फिरंगी। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। लेकिन दृष्टि, असली कहानी, असली महासंग्राम तब शुरू हुआ जब ये क्रांतिकारी पाली पहुंचे। वहां उन्हें मिला राजपूताना का एक ऐसा बब्बर शेर जिसने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी।
आउवा यानी पाली जिले में स्थित एक गांव है यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी सेवा में ले लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वो अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का घोर विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा आ पहुंचे। सर, ये तो बहुत बड़ी बगावत थी। क्या जोधपुर के महाराजा ने इसका विरोध नहीं किया? उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह को रोकने की कोशिश नहीं की? जोधपुर के महाराजा तखत सिंह अंग्रेजों के चापलूस बन चुके थे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस संघर्ष में जोधपुर का किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गईं। वाह, क्या बात है! अंग्रेजों और उनके पिट्ठू राजाओं को तो मुंह की खानी पड़ी। ठाकुर कुशाल सिंह तो सच में एक महानायक थे। रुको दृष्टि, महासंग्राम का सबसे बड़ा दृश्य अभी बाकी है। इस भयंकर हार की खबर जब अंग्रेजों के आकाओं तक पहुंची तो उनकी नींदें उड़ गईं। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी जॉर्ज लॉरेंस एक विशाल सेना लेकर स्वयं आउवा आया। 18 सितंबर 1857 को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। दृष्टि, इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने ऐसा कहर ढाया कि एजीजी लॉरेंस को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन मारा गया। क्रांतिकारियों का गुस्सा इतना भयंकर था कि उन्होंने मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया था। अंग्रेजी फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। सर, ये तो सच में किसी हॉलीवुड मूवी के क्लाइमेक्स जैसा लग रहा है। एक अकेला जागीरदार इतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता को धूल चटा रहा है। हीरो तो वो थे, लेकिन हर महाकाव्य का अंत खुशी से नहीं होता। अंग्रेज छली थे, कपटी थे। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की अपनी इस अपमानजनक पराजय को भूला नहीं था। इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें थीं, विशाल सैन्य बल था। इस संघर्ष के दौरान जब स्थिति बिगड़ने लगी और जीत की कोई उम्मीद नहीं बची तो ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलुम्बर चले गए। उनके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। सर, क्या अंग्रेजों ने आउवा के निर्दोष लोगों को छोड़ दिया? नहीं दृष्टि, काश कि ऐसा होता। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन क्रूर अंग्रेजों ने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को नहीं बख्शा गया। आज भी जब तुम आउवा की मिट्टी को छुओगी तो उसमें तुम्हें उन बलिदानियों के खून की महक और उनके चीत्कारों की गूंज सुनाई देगी। दृष्टि, रोना नहीं है, हमें इन बलिदानियों पर गर्व करना है। इनका खून हमारी रगों में देशभक्ति बनकर दौड़ना चाहिए। इस महान गाथा से एग्जाम्स में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक PYQ सुनो। 1857 के विद्रोह के दौरान आउवा के किस ठाकुर ने ब्रिटिश सेना को हराया था और किस युद्ध के बाद मैकमेसन का सिर आउवा के किले पर लटकाया गया था? इसका उत्तर हर उस विद्यार्थी को पता है जो आज मानसरोवर पर यह क्लास देख रहा है। ठाकुर कुशाल सिंह और 18 सितंबर का चेलावास का युद्ध। जी सर। अब देखते हैं मेवाड़ में क्रांति की गूंज, महाराणा की कूटनीति और सामंतों का रोष। आउवा के बाद अब चलते हैं वीरों की भूमि मेवाड़ की तरफ। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत यानी जागीरदार ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थीं। सर, मेवाड़ का इतिहास तो हमेशा से मुगलों और आक्रांताओं से लड़ने का रहा है, तो क्या वहां भयंकर क्रांति हुई? परिस्थितियां तो बिल्कुल बगावत की थी दृष्टि, किंतु मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान शावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इसे तुम एक तराजू की तरह समझो। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था।
अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। महाराणा को अपने ही सामंतों से क्यों भय था सर? क्योंकि सामंत अपने पारंपरिक अधिकारों को लेकर महाराणा से नाराज थे। इसी का फायदा उठाकर एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान शावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। क्या किसी सामंत ने कप्तान शावर्स को चुनौती नहीं दी? दी थी। राजपूती खून इतनी जल्दी कहाँ शांत होता है। यहां तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंद्वी को बैठा देगा। बाप रे, रावत केसरी सिंह तो बहुत निडर थे, सीधे महाराणा की गद्दी को चुनौती। फिर शावर्स ने क्या किया? कप्तान शावर्स ने बीच में कूदते हुए रावत केसरी सिंह को सीधी चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान शावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। इस प्रकार मेवाड़ में एक बड़ा विस्फोट होने से बच गया। नेक्स्ट, कोटा में क्रांति, जनता का प्रचंड ज्वालामुखी। तारीख याद रखना 15 अक्टूबर 1857। दृष्टि, अब हम आ पहुंचे हैं कोटा में। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 ईस्वी की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का विद्रोह किसी सैनिक छावनी ने नहीं बल्कि राजकीय फौज और आम जनता ने मिलकर किया था। ये जन विद्रोह का सबसे भयंकर रूप था। सर, कोटा में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी फौज और जनता ही अंग्रेजों के खिलाफ भड़क उठी? विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव यानी राम सिंह द्वितीय को ये सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। सर, तो क्या महाराव ने अपने ही आदमियों को अंग्रेजों को सौंप दिया? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई, यानी बात लीक हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। गुस्से से पागल सैनिकों ने मेजर बर्टन का क्या हश्र किया सर? कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने ही महल में एक प्रकार से कैद हो गए। सर, एक राजा अपने ही महल में कैद? फिर क्रांतिकारियों ने महाराव के साथ क्या किया? क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थीं। सोचो दृष्टि, प्रजा राजा से शर्तें मनवा रही है। इनमें से एक सबसे खतरनाक शर्त ये थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है, यानी क्रांतिकारियों ने पूरा इल्जाम महाराव के सिर मढ़ दिया। ये तो बहुत ही गजब का मास्टरमाइंड प्लान था। फिर कोटा कितने दिन आजाद रहा? महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। तो सर, कोटा पर वापस अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ? ये स्थिति तब तक बनी रही जब अंग्रेज अधिकारी मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5,500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। इसके बाद अंग्रेजों ने जो कहर ढाया वो रूह कंपा देने वाला था। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। दृष्टि, यहां से एक जबरदस्त PYQ आता है जो बार बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी हत्या की गई थी।
उत्तर है मेजर बर्टन। और कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? उत्तर है 15 अक्टूबर 1857। इसे अपने जहन में उतार लो। बिल्कुल सर। दोस्तों, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। चलो मैं तुम्हें एक एक करके बाकी रियासतों का सिनेमैटिक व्यू देता हूं। भरतपुर, ये रियासत आगरा व मथुरा के काफी निकट है, इसलिए क्रांति के समय अशांत रही। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को ये आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर कर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। तो सर, धौलपुर का विद्रोह कैसे शांत हुआ? क्या अंग्रेजों ने मदद की? धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट के साथ मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने का आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। दृष्टि राजस्थान की संस्कृति शरणागत की रक्षा करने की रही है। जब कोई अपना घर बार हार जाता है, दुश्मन पीछे पड़े हों, तो उसे कौन अपनाता है? 1857 की क्रांति में जब कई जागीरदार दर दर भटक रहे थे, तब मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों ने जो त्याग किया वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये थे सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह। सर, इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इतिहास इन्हें आज तक याद करता है? आउवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के इन दोनों सामंतों का स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। ये सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहां शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आउवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। क्या अंग्रेजों ने उन पर दबाव नहीं डाला? बिल्कुल डाला। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें।
किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। और दृष्टि, सबसे भावुक पल वो था जब अंग्रेजों द्वारा आउवा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। सच में सर, ये तो राजपूती खून का असली प्रमाण है। सर, क्या इससे भी PYQ आया है? बिल्कुल। RPSC में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह को किसने शरण दी की? उत्तर है कोठारिया के रावत जोध सिंह यानी जोध सिंह। इसे कभी मत भूलना। अब देखो 1857 की क्रांति का अंत, असफलता के कारण और परिणाम। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। अब दृष्टि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी क्रांति, इतने बलिदान, फिर भी हम असफल क्यों हुए? इसके क्या कारण थे? सर, मुझे लगता है कि हमारे राजाओं ने ही अपने देशवासियों का साथ नहीं दिया होगा। तुमने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है दृष्टि। दस्तावेज के अनुसार हमारी असफलता के ये प्रमुख कारण थे। फर्स्ट था राजाओं का अंग्रेजों के प्रति झुकना। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दूसरा था एकता और संपर्क का अभाव। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। तीसरा था तांत्या टोपे को असहयोग। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तांत्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। चौथा था संगठन का अभाव। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। पांचवा था नेतृत्व और संसाधनों की कमी। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रण कौशल था और न वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। छठा था अंग्रेजों की दमनकारी शक्ति। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया था। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तो सर, क्या इतनी जानें व्यर्थ गईं? क्या इस क्रांति का कोई परिणाम नहीं निकला? बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता दृष्टि। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। असफलता के ये परिणाम निकले। पहला था सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गईं। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखीं। तीसरा, राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव परिणाम ये रहा कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इसी भावना को बल प्रदान करने वालों में आगे चलकर अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और गोपाल सिंह खरवा जैसे महान क्रांतिकारी अग्रणी माने जाते हैं। इस 1857 की क्रांति की असफलता ने ही भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था राजस्थान में 1857 का महासंग्राम। हमने एक एक छावनी, एक एक राजा, एक एक विद्रोही और उस दौर की एक एक भावना को सिनेमैटिक अंदाज में समझा। मेरी ये मानसर की ट्रिक और ये कहानी आपके दिमाग की नस नस में खून की तरह दौड़ने लगी होगी। अगर आपने ये क्लास पूरी शिद्दत से देखी है तो मैं आज फिर से गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू मान सर, आज का ये अनुभव सच में बेमिसाल था। ये क्लास किसी मूवी से कम नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं खुद आउवा के किले पर खड़ी हूँ और उस क्रांति को अपनी आंखों से देख रही हूँ। लेकिन सर, अगर हमें ऐसी ही सिनेमैटिक क्लासेस से पूरा कोर्स पढ़ना हो और अपनी तैयारी को जांचने के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज चाहिए तो हम क्या करें? दृष्टि और मेरे सभी विद्यार्थियों, अगर आपके रगों में भी आज की ये क्लास खून की तरह दौड़ने लगी है और आप अपनी तैयारी को एक अजेय मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी अपने मोबाइल में टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें। वहां पर हमारे सिनेमैटिक कोर्स उपलब्ध हैं जो आज राजस्थान के हजारों विद्यार्थियों की जिंदगी बदल रहे हैं। वहां आपको बोरिंग लेक्चर नहीं बल्कि ऐसे ही विजुअल, कहानी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के अंदाज में पूरा सिलेबस मिलेगा। और हां, हमारी टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की टेस्ट पास, वो भी टेस्ट क्यू ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें हमने संपूर्ण राजस्थान जीके को सब्जेक्ट वाइज 360 डिग्री में कवर किया है। वहां सिर्फ उत्तर नहीं मिलते बल्कि 360 डिग्री में प्रत्येक प्रश्न का शानदार एनालिसिस किया गया है। इसको इतना बेहतरीन बनाया गया है कि एक बार टेस्ट देने के बाद आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मजबूर मत रहिए, मजबूत बनिए और आज ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर हो जाइए। और जाते जाते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज की इस फिल्म में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस पूरे चैप्टर की शानदार और कलरफुल पीडीएफ के लिए अभी जाकर हमारा मानसरोवर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले सिनेमैटिक महा एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और अपने सपनों को सच करते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।